Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is Contentious Criteria. ओके तो देखो कंटेंशियस का वो मीनिंग सबसे पहले क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ अगर कंटेंशियस है दो लोगों के बीच में या फिर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, अगर कोई भी चीज़ कंटेंशियस होती है मतलब उस मुद्दे को लेके उन दोनों व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव है, एक अग्रीमेंट सी नहीं है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ के बीच में उस मुद्दे को लेके सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। तो किस मुद्दे के ऊपर, किस क्राइटेरिया के ऊपर अभी भी कंटेंशियस है? ऑन पीएम यूएसएचए एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये जो स्कीम है इसके ऊपर लेके कई सारे स्टेट्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्वसम्मति नहीं बन पाई है, उस पर कोऑपरेट करने की सम्मति नहीं बन पा रही है। तो आर्टिकल को हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। पीएम यूएसएचए आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड है, एक स्कीम है। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। द सेंटर मस्ट रीविजिट द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो पीएम का फुल फॉर्म हो गया प्रधानमंत्री, यू का है उच्चतर शिक्षा, उच्चतर शिक्षा इज़ हायर एजुकेशन, ठीक है। एंड यूएसएच हो गया और ए से अभियान हो गया। तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा एंड टेक ऑन बोर्ड। तो कि सेंटर, यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि सेंटर को रीविज़िट करना चाहिए। रीविज़िट करना मतलब फिर से कंसिडर करना चाहिए इस स्कीम को, और टेक ऑन बोर्ड द डिसेंटिंग स्टेट्स। देखो आप किसी भी चीज़ को ऑन बोर्ड लेते हो तो मतलब आप उस चीज़ को कंसिडर करते हो। अब या फिर अगर कोई व्यक्ति जब आपसे नाराज़ है या फिर आपकी बात को नहीं मान रहा है, जब आप उस सिचुएशन में उनको ऑन बोर्ड लेते हो मतलब आप उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। टेकिंग ऑन बोर्ड का मतलब होता है आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि इस स्कीम को तो रिविज़िट करना होगा सेंटर आपको, और जो स्टेट्स आपके साथ डिसेंट कर रहे हैं, डिसेंट करना है डिसअग्री करना, तो जो भी स्टेट्स आपके साथ डिसअग्री कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज वोकेबलरी कुछ खास नहीं है, कुछ थोड़े ही वर्ड्स थे, जितने भी वर्ड्स थे अच्छे खासे मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज़ कंटेंशियस। कंटेंशियस मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर विवादास्पद है तो हम उसे कहेंगे कि वो चीज़ कंटेंशियस है, ठीक है। कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट कंट्रोवर्शियल। तो कोई भी चीज़ अगर विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर रही है तो वो कंटेंशियस है, ठीक है। मनमुटाव को अगर वो चीज़ ला रही है तो वो कंटेंशियस है। नेक्स्ट इज़ इंटर अलाइया। इंटर अलाइया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, मतलब सभी बातों को जब हम साथ साथ लेके चलते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमेशा के लिए जब प्रेजेंट होता है, सदा के लिए जब कोई भी चीज़ प्रेजेंट होती है तो वो इंटर अलाइया होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और डन एट द सेम टाइम। तो अब किस समय पे जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो चीज़ हो रही है, हैपनिंग मतलब अब होना, एग्जिस्ट करना मतलब आपके समय में होना, और डन एट द सेम टाइम या फिर इसी समय पे जो चीज़ की जा रही है वो होती है कंकरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रूडेंट। कोई भी चीज़ को आप अगर आप प्रूडेंटली कर रहे हो तो अब आप उसे बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो। एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए आप उस चीज़ को अगर आप कर रहे हो बहुत सोच समझ के, फूक फूक के कदम रख रहे हो तो आप प्रूडेंट हो। डिसेंटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था कि डिसअग्री करना, ठीक है। तो बस यही कुछ आज के वर्ड्स थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रीन में क्यों मार्क किया है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दिखाने के लिए देखो ये हैव ना इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए लगा है, तो वो आपको कनेक्शन दिखाने के लिए मैंने ग्रीन में मार्क किया है, ठीक है। ओके। बाय मैंडेटिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैंडेट करना मतलब ज़रूरी बना देना,
तो अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़रूरी बना दे रही है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को, किस चीज़ से वो बाध्य कर दे रही है, मैंडेट करना इस बाध्य कर देना हम करना ही करना है। जब आप कहते हो ना इस चीज़ को, तब आप मैंडेट कर रहे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कहा कि आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, और एडाप्ट करना होगा। एडाप्ट करना इज़ अपना लेना होगा किस चीज़ को, कंटेंशियस एकेडमिक क्राइटेरिया। कंटेंशियस इज़ जिस पे आपकी सम्मति नहीं है, तो ऐसे एकेडमिक क्राइटेरिया, एकेडमिक इज़ जो आपका पूरा साल, जो आपका जो जो पैटर्न होता है कि किस तरीके से बच्चों के एकेडमिक्स चलेंगे, ठीक है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या एंट्री पॉइंट्स रहेंगे, क्या एग्ज़िट पॉइंट रहेंगे कोर्स के, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर हम उसे कहते हैं एकेडमिक क्राइटेरिया। तो आपको वो अपनाना होगा जिस पे कई सारे स्टेट्स कंटेंशियस है, जिनमें कई सारे स्टेट्स की सम्मति नहीं है, तो भी आपको अपनाना ही पड़ेगा। अगर आपको क्यों अपनाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू अवेल द फंड्स अंडर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ऊषा। तो अगर इस स्कीम के तहत आपको फंड्स चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपको NEP को अडॉप्ट करना ही होगा। अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपको इस स्कीम के अंडर से पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कह दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपीयर्स, ऐसा कह के, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है हमारी, उस ऐसा लगता है कि ये मैंडेट करके वो क्या दिखाना चाहती है, टू हैव मेड द सेंट्रल स्कीम एक्सक्लूसिविस्ट। एक्सक्लूसिविस्ट का मतलब होता है, मतलब सिर्फ गिने चुने लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिविस्ट है तो सभी लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। जो लोग उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो साफ साफ बात है ना, यहाँ पे कह दिया है उन्होंने कि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज NEP को अडॉप्ट करेंगे उन्हीं को हम फंड्स देंगे, बाकियों को फंड्स नहीं देंगे। तो ऑथर वही कह रहे हैं कि वो मैंडेट करके ऐसा ही दिखा रहे हैं कि ये स्कीम एक्सक्लूसिविस्ट है। आप अगर हमारा कहना मानोगे तो आपको फंड्स मिलेंगे, और अगर आप हमारा कहना नहीं मानोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना नहीं मानोगे, तो आपको फंड्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके ऑथर कह रहे हैं कि आपने स्कीम को एक्सक्लूसिविस्ट बना दिया है, ठीक है। द गाइडलाइंस फॉर द स्कीम, जो गाइडलाइंस थे इस स्कीम के, एन इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA 1 एंड RUSA 2 टू एंश्योर द इंक्रीज्ड एक्सेस, quality and excellence in the state higher education system with central funding were released in June। तो जो गाइडलाइंस थे ना, देखो यहाँ पे द गाइडलाइंस के लिए वर है, ठीक है, ये भी मुझे ग्रीन में मार्क कर देना चाहिए था, ठीक है। सो द गाइडलाइंस वे रिलीज्ड ऑन जून। तो किसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस रिलीज़ हुए थे जून में, अब यहाँ से लेके ना यहाँ तक आपका किसके बारे में गाइडलाइंस थे ना, उसके बारे में ही आपको दिया गया है, ठीक है। तो किसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस रिलीज़ किए गए थे, जो स्कीम थी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का, इम्प्रोवाइज्ड वर्जन का जो गाइडलाइंस थी वो रिलीज़ की गई थी। क्यों रिलीज़ की गई थी वो गाइडलाइंस, टू एंश्योर द इंक्रीज्ड एक्सेस, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन द स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम। तो जो स्टेट में हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको एक्सेस इज जो आपकी रीच होती है, आप कितना चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है, आपकी कितनी पहुंच होती है, एक्सेस इज पहुंच। तो एजुकेशन की पहुंच बढ़ाने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन के एक्सेलेंस को बढ़ाने के लिए ये गाइडलाइंस जाहिर की गई थी विथ सेंट्रल फंडिंग। सेंट्रल फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग्स देते हुए, पैसे देते हुए जून में ही रिलीज़ कर दी गई थी ये गाइडलाइंस, ठीक है। समझ में आ गया, द गाइडलाइंस के लिए यहाँ पे वर था, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका गाइडलाइंस के बारे में ही दिया गया था कि किसके रिगार्डिंग थी, कब थी, क्या थी, ठीक है। तो जब आप ऐसे ब्रेक दे के पढ़ोगे, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट वर्ब कहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। ओके, ओनली 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव जॉइन्ड द PM ऊषा। तो जब इन्होंने गाइडलाइंस ज्वाइन की और ये स्कीम को जाहिर किया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो सिर्फ 22
स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने ही ज्वाइन किया, सभी मतलब सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने नहीं किया। विच रिक्वायर्स, तो 22 स्टेट्स ने ही किया। और ये पीएम, अब ये विच इसके लिए लगा है, अब ये स्कीम क्या रिक्वायर करती है, ओके ये विच इसके लिए लगा है पीएम ऊषा के लिए। तो पीएम ऊषा रिक्वायर्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू तो आपको पता ही है ना कि आप दो दो इंस्टीट्यूट्स या दो व्यक्तियों के बीच में, दो स्पेशली ये दो इंस्टीट्यूट्स के बीच में साइन होता है या फिर दो नेशंस के बीच में, आई एम सॉरी। तो जब ये एमओयू साइन होता है तब इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आप जिसको एग्री करते हो, ठीक है। तो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने ज्वाइन किया इस स्कीम को और एमओयू को साइन किया बिटवीन स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, एमओई। तो जो जो स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया उन स्टेट्स ने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ एक एमओयू को साइन किया, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला आर अमंग द 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच हैव रिफ्यूज टू गेट ऑन बोर्ड। टू गेट ऑन बोर्ड मतलब रेडी होना, उस बात को एक्सेप्ट करना, उन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। टू गेट ऑन बोर्ड मतलब रेफ्यूज़ टू गेट ऑन बोर्ड का यहाँ पे क्या मतलब होता है, उन्होंने रेफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो टोटल 14 स्टेट्स थे जिन्होंने नहीं माना, इस स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया। उनमें से कुछ स्टेट्स थे, वेस्ट बंगाल था, तमिलनाडु था, केरला था और बाकी यूनियन टेरिटरीज़ भी थी जिन्होंने नहीं माना इस स्कीम को, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम इस स्कीम का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। और एमओयू को साइन नहीं किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग द NEP 2020, एम्ब्रेस करना, इस किसी भी चीज़ को अगर आप एम्ब्रेस कर रहे हो तो आप गले लगा के उसे अपना रहे हो। तो यहाँ पे क्या मतलब है, अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग द NEP द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड्स। तो मतलब आप जब MOU को साइन करते हो तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि आप अपना रहे हो NEP को। तो अपार्ट फ्रॉम अपनाना, तो मतलब अपनाने के अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है यहाँ पे आप MOU जब साइन कर देते हो तो इसका मतलब तो ये तो हो ही जाता है कि आपने अपना लिया है। इसके अलावा और भी क्या इसका मतलब होता है, इंक्लूड्स इंटर अलाइया कमिटमेंट। इंटर अलाइज मैंने कहा था ना, जो हमेशा सभी जगह पे प्रेजेंट होता है, सदा के लिए होता है। तो एक बार जब आप MOU को साइन कर देते हो तो उसका ये मतलब होता है कि आप हमेशा के लिए एक कमिटमेंट कर रहे हो फ्रॉम द स्टेट्स ऑन अडॉप्टिंग द गाइडलाइंस फॉर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो अगर आप उस MOU को साइन कर रहे हो तो जो भी स्टेट साइन कर रहा है वो इसको एक्सेप्ट कर ले रहा है कि हाँ आपके जो भी गाइडलाइंस हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के ऊपर एंड चॉइस्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये ना NEP के अंडर एक आपकी स्कीम है, ठीक है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज़, ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स एक कोर्स से करोगे, कुछ सब्जेक्ट दूसरे कोर्स से करोगे। ऐसे करके जब आपके कुछ सब्जेक्ट्स 5-6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने 3 सब्जेक्ट्स इस कोर्स से कर लिए, 3 सब्जेक्ट आपने इस कोर्स से कर लिए, ऐसे करके आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए और आप एलिजिबल हो जाओगे एक कोर्स कंप्लीट होने के। और क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट्स पसंद हैं एक कोर्स में से आप सिर्फ उसे ही पढ़ोगे, फिर आपका उसको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। या फिर आप बीच में छोड़ दे रहे हो, आपने जितना कंप्लीट किया है, हाफ कंप्लीट किया है, तो आपको उसके क्रेडिट्स मिलेंगे और आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे के कोर्स में, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस हैं NEP में। तो जिसका मतलब होता है आप अगर आप MOU को साइन कर रहे हो तो इसका मतलब है आप NEP को अपना रहे हो और इन सारे गाइडलाइंस को भी आप अपना रहे हो। उसमें से ये भी है कि एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आप उसे भी अपना ले रहे हो, ठीक है। मतलब आप चाहे उससे सहमत हो या ना हो पर आप आपको इसे अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि तो आपने MOU को साइन कर दिया है, ठीक है। विदाउट अग्रिंग टू दीज कंडीशंस स्टेट कैनॉट अवेल ऑफ अ शेयर इन फंड्स। तो अगर आप इन कंडीशंस को नहीं मानते आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, फंड्स भी नहीं मिलेंगे। एंड आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तो इस स्कीम पे कितना खर्च किया जा रहा है,
12,926.10 crore between 2023 to 2024 and 2025 to 2026 ईयर मार्क करना इस साइड रखना। तो इस स्कीम के लिए कितने पैसे निकाले गए हैं, इतने पैसे अलग से निकाल के रखे गए हैं, ईयर मार्क करके रखे गए हैं टू इम्प्रूव द स्टेट रन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इज़ जो उच्चतर शिक्षा होती है, कॉलेजेस में जो शिक्षा होती है। देखो ये कोर्स वगैरह का तो जो होता है आपको क्रेडिट सिस्टम, ये तो कॉलेज में ही मिलेगा ना, कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो आपको ये तो कॉलेज पे ही प्रोवाइड हो सकता है। तो आपने पढ़ा होगा एनईपी के सिस्टम को, तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना पैसा अलग ईयर मार्क करके रखा गया है आने वाले समय में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और जब आप इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करोगे तो ही आपको इसमें से पैसे मिलेंगे, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। दिस देखो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं है और कभी भी ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, और इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। और इन स्पाइट के बाद आपका हमेशा ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे पर्पल करना चाहिए था बट ओके, ठीक है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इसके बावजूद कि 40% ऑफ द फंडिंग हैज़ टू बी बोर्न बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो आप एजुकेशन के ऊपर आप खर्च करना चाहते हो ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो देगी ही आपको पैसा, पर 40% आपको भी खर्च करना होगा स्टेट गवर्नमेंट्स। पूरा का पूरा पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर आप एमओयू साइन कर रहे हो ना स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको 40% आपको भी इस फंड में डालना होगा, ठीक है। ये इस बात में एक टर्न है, ठीक है। पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, आपको भी 40% देना होगा। ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, तो पिछले कुछ कई सालों में, अ फ्यू स्टेट्स हैव स्ट्रांगली अपोज्ड एनईपी 2020, तो कई सारे स्टेट्स ने अपोज किया है। अपोज करना इज़ नहीं मानना एनईपी 2020 को, बोथ एट द ड्राफ्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस। तो दोनों ही स्टेज पे, ड्राफ्ट इज़ जो आपका ब्लूप्रिंट जब बनता है, जब आपको कोई भी एक बिल होता है जब पास होता है, तो वो आप एक ड्राफ्ट के फॉर्म में करते हो, एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में लाते हो संसद के पास, ताकि उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आप उसमें कर सकते हो। तभी भी अपोज किया था कुछ स्टेट्स ने, और जब ये पूरा बिल बन के तैयार आया था तभी भी कई सारे स्टेट्स ने अपोज किया था कि नहीं भाई, हमें अभी भी आई एम सॉरी, कि नहीं ये बिल तो बन गया है पर हमें अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं है आपके ये एनईपी का बिल। तो कई सारे पिछले कई सालों से अपोज करते ही आए हैं स्टेट्स। सम सच एज तमिलनाडु, कुछ स्टेट्स ने तो इनिशिएट करना ही स्टार्ट कर देना। क्या स्टार्ट कर दिया उन्होंने? मेजर्स टू ड्राफ्ट देयर ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। कई सारे स्टेट्स ने तो अपनी खुद की ही एजुकेशन पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दी है इस बिल के विरुद्ध में, ठीक है। देयर आर डिमांड्स टू restore education to the state list from the concurrent list। तो ऐसी डिमांड्स हैं कि एजुकेशन को जो है ना उसे रिस्टोर किया जाए मतलब फिर से लाया जाए, स्टेट लिस्ट के ऊपर ला दिया जाए फ्रॉम द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इज़ अभी के ऊपर जो चल रहा है, वेयर इट हैज़ मूव्ड विदाउट डिबेट ड्यूरिंग द एमरजेंसी। तो एमरजेंसी के टाइम पे जब इसे कॉन्करेंट लिस्ट के तरह पार्लियामेंट में ये इसे एमरजेंसी बिल की तरह पास कर दिया गया था, तो वो कह रहे हैं कि इस पे कुछ टर्म्स होंगे, आपको स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को पढ़ना होगा, आपको संसद के ये क्या टर्म्स होते हैं, ये बिल कैसे पास होता है। तो इस बिल को एज अ कॉन्करेंट लिस्ट की तरह पास कर दिया गया था एक एमरजेंसी के टाइम पे। तो स्टेट्स कह रहे हैं कि नहीं, उसे आप ऐसे संसद में मत लाइए, आप उसे स्टेट लिस्ट की तरह संसद में लाइए, हम उसे डिस्कस करेंगे, उस पे जो हमें इश्यूज़ हैं हम उसे डिस्कस करेंगे, जब वो इश्यूज़ हट जाएंगे तो ही हम अपनाएंगे, नहीं तो हम अपनी पॉलिसी को बनाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट दे वांट टू कन्वे। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, तो इस सब चीज़ों के चलते हुए, बैकड्रॉप इस इन सब चीज़ों के चलते हुए, इट would appear that conditions for the PM Usha have been tailored is खुद से बनाना। तो ऐसा लग रहा है कि जो कंडीशंस थे ना इस स्कीम के, पीएम उषा के, ये ऐसे बनाए गए हैं, कैसे तरीके से बनाए गए हैं, टू इम्पोज एनईपी 2020 थ्रू बैकडोर। बैकडोर इज़ मतलब क्लियरिटी के साथ
जब कोई भी चीज़ नहीं होती है, कोई भी चीज़ क्लियरिटी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है, तो वो उस चीज़ को हम एज अ बैकडोर की तरह इम्प्लीमेंट करना कहते हैं। तो कितने सारे कंटेंशियस चीज़ें हैं, सब लोगों की सर्वसम्मति नहीं है, आप फिर भी लोगों के ऊपर थोप रहे हो। ठीक है, जब किसी भी चीज़ को थोपना होता है तो उसे इम्प्लीमेंटेशन थ्रू बैकडोर कहते हैं। तो ऐसे बनाई गई है कि बस थोपना है इन लोगों के ऊपर और इनकी सम्मति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि ऐसा टेलर किया गया है। टेलर करना है जैसे बनाना। तो एनईपी को ऐसा बनाया गया है कि बस हमें थोपना है इन लोगों के ऊपर और इम्प्लीमेंट कर देना है। द स्कीम ऑल्सो रिक्वायर्स एडाप्टेशन ऑफ द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन द डिग्री प्रोग्राम्स। तो स्कीम में ऐसा भी ऑप्शन है कि कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं किसी भी डिग्री में आने के। मतलब आप कभी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कभी भी आ सकते हो, इस डिग्री में एनरोल कर सकते हो और कभी भी एग्ज़िट भी ले सकते हो इस डिग्री में से। एंड नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क गाइडलाइंस। तो अगर आप इस स्कीम पीएम उषा स्कीम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो इसमें क्या प्रावधान है कि आप इससे एक्सेप्ट कर रहे हो तो मतलब इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप इस बात को भी अडॉप्ट कर ले रहे हो कि हाँ आप इस चीज़ से सहमत हो, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी एक डिग्री प्रोग्राम के लिए, और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क गाइडलाइंस को भी आप अडॉप्ट कर ले रहे हो। चाहे उस गाइडलाइंस में जो भी लिखा है आप उसे अडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, दिस व्हेन एकेडमिक स्टेक होल्डर्स, एकेडमिक देखो स्टेक होल्डर्स कोई भी कौन होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, एजुकेशन से अब रिलेटेड कौन स्टेक होल्डर्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, पेरेंट्स हो गए। ठीक है, ये सभी उस फील्ड से रिलेटेड है। तो अकेडमिक स्टेक होल्डर्स मतलब ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए। ठीक है, तो व्हेन अकेडमिक स्टेक होल्डर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स इज जो एजुकेशन का जो सिस्टम चलाते हैं इन द सेंस एजुकेशन के ऑफिशियल्स हैव एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न्स अबाउट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। तो ये जो ऑप्शन है ना मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, इसके ऊपर चिंताएं जताई हैं। ठीक है, सीरियस कंसर्न, चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि इससे क्या हो सकता है, पॉसिबली ट्रिगरिंग, कोई भी चीज़ अगर ट्रिगर होती है तो उसका मतलब होता है बढ़ जाना। तो इस मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाएंगे फ्रॉम हायर एजुकेशन सिस्टम से, है ना। देखो जब आप देखो वैसे ही स्टूडेंट्स आजकल के इतने डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो जब उन्हें ऑप्शन मिलेगा कि आप जब चाहे अपने मर्ज़ी से आ सकते हो, जब चाहे अपने मर्ज़ी से जा सकते हो, तो उससे ड्रॉप आउट ज़्यादा हो जाएगा ना कि भाई अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं अब ड्रॉप आउट कर ले रहा हूँ, मैं 2 साल के बाद पढ़ूंगा बिकॉज मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आगे 2 साल के बाद कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, कई सारे केसेस में स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, पर कई सारे केसेस में ये लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स केयरलेस होकर ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी है। ओके, यस, okay, so this is the last paragraph now. The emphasis on a 4-year undergraduate program has also evoked concerns. तो ये जो 4 सालों का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडरग्रेजुएट इज डिग्री प्रोग्राम जो होता है, वैसे अब तक तो 3 साल तक के लिए होता था, पर अब एनईपी के अंडर ये 4 ईयर का हो गया है। ठीक है, तो 4 ईयर का ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इसके ऊपर भी इवोक करना, इस याद करना, आह्वान करना, तो इसके ऊपर भी कंसर्न्स जताए गए हैं कि 4 साल का आपने कैसे कर दिया है। टू वेदर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट हैं, जो जिनको इतना ज़्यादा पैसे नहीं हैं जिनके पास, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं इतना पैसा कि 4 साल तक अपना पैसा लगा सके और 4 साल का अपना टाइम इन्वेस्ट करे। अब तक जो चीज़ 3 साल में हो जाती थी अब उन्हें 4 साल तक करना पड़ रहा है। टू परस्यू एन एक्स्ट्रा ईयर इन द कॉलेज टू अक्वायर अ डिग्री, तो एक डिग्री को पाने के लिए क्या वो अपना एक और साल खर्च करना अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन राइज किया गया है। ठीक है, बिसाइड्स इज इन सब के अलावा इवन अ स्टेट सपोर्टिंग द NEP 2020 मेघालय। चलो ये तो वो सारे स्टेट्स हो गए जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे NEP को। जो स्टेट ने सपोर्ट किया है NEP को, उस अब उसमें से ही एक स्टेट ने भी चिंता जताई है।
मेघालय सपोर्ट करता है एनईपी को, पर उसने भी क्या किया है, हैज़ कॉल्ड फॉर अ रीविजिट फॉर फंडिंग क्राइटेरिया। तो मेघालय सपोर्ट करता है पर एनईपी को, पर उसने भी कहा है कि जो ये आपका फंडिंग का जो क्राइटेरिया है ना, कि कैसे फंड्स मिलेंगे स्टेट को, आप प्लीज़ उस पर रीविज़िट कीजिए, रीविज़िट कर रहे हैं फिर से कंसिडर कीजिए उस चीज़ को। ये मेथड सही नहीं है जिस मेथड से आप फंड्स को एलोकेट कर रहे हो। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी यूनिट्स सिंस इट्स स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ इन द इनिशियल स्टेज बीइंग ऑपरेशनल। तो उन्होंने कहा है कि आप इंक्रीज़ कर दीजिए बेनिफिशियरी यूनिट्स को सिंस इट्स स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ इन द इनिशियल स्टेज ऑफ बीइंग ऑपरेशन। तो मेघालय की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो अभी अभी शुरुआती स्टेज में है, वो अभी अभी ऑपरेशनल हुई है, अभी अभी शुरू हुई है। तो आप थोड़ा फंडिंग को बढ़ा दीजिए, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी यूनिट्स, मतलब आप फंडिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहा है ना रीविजिट द फंडिंग क्राइटेरिया, तो मेथड को चेंज कीजिए, अच्छे से फंडिंग को अलोकेट कीजिए। मेघालय ने सपोर्ट करते हुए, देखो वो स्टेट सपोर्ट भी करा है, फिर उससे भी प्रॉब्लम है, सपोर्ट करते हुए भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो फॉल्ट है जिससे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इट वुड बी प्रूडेंट। देखो प्रूडेंट का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ सोच समझ के करते हो। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या चीज़ सही होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, टू नेगोशिएट बेटर टर्म्स। नेगोशिएट करना इस बातचीत करना। तो ऐसे अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, तो ऐसे सिचुएशंस में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए क्या प्रूडेंट रहेगा, वो बातचीत करें विथ डिसेंटिंग स्टेट्स, जो डिसएग्री कर रहे हैं, डिसेंटिंग इज जो डिसएग्री कर रहे हैं स्टेट्स, उनके साथ बातचीत करें। रिस्पेक्टिंग द एजेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो यही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ आके जब काम करते हैं तो हम उसे फेडरलिज्म कहते हैं। तो ऑथर बस यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बातचीत करें और रिस्पेक्ट करें फेडरलिज्म को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट करते हुए उनके डिसएग्रीमेंट को दूर करें, बातचीत करके उनके सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टोन पे। सो द ओवरऑल क्या कह रहा है आज का आपका टोन। Overall, the article conveys a sense of concern and alarm that MOE, Ministry of Education, is trying to impose the NEP 2020 on states and union territories without their consent। तो उनके कंसेंट के बिना, मतलब उनकी सहमति के बिना ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NEP को अप्लाई करना चाहता है। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है, कन्वेज अ सेंस ऑफ कंसर्न, एक चिंताजनक बात दिखाई दे रही है, अलार्मिंग सी बात, ठीक है, दिखाई दे रही है। द ऑथर ऑल्सो सजेस्ट द MOE इज़ नॉट बीइंग कोऑपरेटिव विथ डिसेंटिंग स्टेट्स। तो ऑथर ये भी कह रहे हैं, ये पूरा समरी है आपका, ठीक है। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जो स्टेट्स डिसेंट कर रहे हैं, जो डिसएग्री कर रहे हैं, एंड इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग द एजेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए सो द टोन इज़ कंसर्निंग। सो चिंताजनक है, कंसर्निंग इज़ चिंताजनक। तो आज की टोन कैसी है, चिंताजनक है, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो NEP को थोपना चाहती है स्टेट्स के ऊपर बिना उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। ठीक है, मैंने वोकैबलरी डिस्कस कर दिया, आर्टिकल डिस्कस कर दिया, कुछ ग्रामर के रूल्स पढ़े और टोन को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, विथ रीज़न हमने डिस्कस किया कि भाई टोन क्या होगी विथ रीज़न के साथ। ठीक है, सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।